देख लेते हैं। फोकस ग्रुप डिस्कशन ये बेसिकली अनदर क्वालिटी डाटा टेक्निक है। डाटा जो हम क्वालिटेटिव की आज हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू जो है वो क्वालिटेटिव डाटा टेक्निक है, तो फोकस ग्रुप भी एक तरह का इंटरव्यू ही होता है। तो दिस इज आल्सो अनदर क्वालिटेटिव डाटा टेक्निक। लेकिन इसके अंदर जो सिचुएशन है या कोड है वो टोटली एंटायरली इंटरव्यू या बैक टू लेक्चर। एनीबॉडी फ्रॉम लाहौर? लाहौर से भी है कोई यहाँ पे स्टूडेंट? आप किसकी फोकस ग्रुप की बात कर रहे हैं, इसकी एग्जांपल दे रहे हैं? कि आप एटलीस्ट घर में बैठ के वर्कशॉप अटेंड कर लेते हैं। तो नहीं है, आपका नॉलेज, आपकी एफर्ट वो इम्पोर्टेंट है। ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये सेकेंडरी रोल प्ले करते हैं। डेफिनेटली इंस्टीट्यूशंस का रोल होता है, लेकिन हमारे कंट्री में बहुत सारे जो बातें हैं या वो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को हमने जो आइडियलाइज किया हुआ है, इनफैक्ट वो क्वालिटी के लिहाज से वैसे नहीं है जिस तरह से हम समझते हैं। तो यहाँ पे हम फिर वापस आते हैं अपने लेक्चर पे कि फोकस ग्रुप में क्या होता है कि डाटा इज कलेक्टेड थ्रू ग्रुप इंटरेक्शन। तो ग्रुप इंटरेक्शन, ग्रुप आपको पता है, आप सोशियोलॉजिस्ट हैं, ये ग्रुप की बेसिक डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी कि ग्रुप जो होता है 2 or more members फॉर्म अ ग्रुप। तो यहाँ पे एक सिंगल इंडिविजुअल से डाटा कलेक्ट नहीं किया जाता फोकस ग्रुप के अंदर, रादर इंडिविजुअल्स, मोर देन 2 इंडिविजुअल्स होते हैं, जो कि नॉर्मल जो इसकी रेंज है या जो कि आइडियल ग्रुप है फोकस ग्रुप के लिए वो होता है 6 to 10, बिटवीन 6 to 10 मेंबर्स इसमें होने चाहिए। अ केयरफुली सिलेक्टेड स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल। केयरफुली सिलेक्टेड मीन के जो जिस टॉपिक पे आपने डिस्कस करना है उससे रेलेवेंट पर्सन को आप बुलाएंगे ना। अगर आपने रिसर्च पे डिस्कस करनी है तो आप किसी रिसर्चर को हायर करेंगे। अगर आपने इकोनॉमी पे बात करनी है तो आप किसी इकोनॉमिस्ट को बुलाएंगे। अगर आपने किसी लीगल इश्यूज पे बात करनी है तो आप किसी लॉयर को बुलाएंगे। इस तरह से यानी कि केयरफुली सिलेक्ट करते हैं आप ग्रुप ऑफ पीपल जो जिसने उस डिस्कशन के अंदर इंगेज होना है। तो कंडक्टेड अंडर द गाइडेंस ऑफ अ ट्रेन्ड रिसर्चर, फैसिलिटेटर, मॉडरेटर। ये मैंने स्लैश इसलिए डाले हैं कि ये तीनों वर्ड इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं। जहाँ इसके लिए फैसिलिटेटर का वर्ड भी यूज किया जाता है, रिसर्चर का वर्ड भी यूज किया जाता है और मॉडरेटर का भी वर्ड यूज किया जाता है। यूजुअली जो फोकस ग्रुप को हैंडल करता है या फोकस ग्रुप को कह लें कि कंट्रोल करता है, उसको फैसिलिटेटर कहा जाता है नॉर्मली। तो ये अर्शद साहब पैनल डिस्कशन इसकी एग्जांपल है, सही कह रहे हैं आप, ये है फोकस ग्रुप डिस्कशन की एग्जांपल। बेसिकली अब बात के स्टार्ट में हमने बात की थी कि ये जो टॉक शोज और ये हर रोज जो डिबेट चल रही होती है ये सारी फोकस ग्रुप डिस्कशन ही हो रही होती है। कंडक्टेड अंडर द गाइडेंस ऑफ अ ट्रेन्ड रिसर्चर, फैसिलिटेटर, मॉडरेटर। जब भी फोकस ग्रुप को कंडक्ट किया जाता है तो उसका जो मॉडरेटर है वो एक ट्रेन्ड बंदा होता है और उसमें सिर्फ रिसर्च की क्वालिटी नहीं होती, उसमें बहुत सारी दूसरी क्वालिटीज भी होती हैं। यानी कि उसको एक अच्छा लिसनर भी होना चाहिए, उसको
ये अथॉरिटेटिव भी होना चाहिए, यानी कि सिचुएशन को कंट्रोल करना वो जानता हो। अथॉरिटेटिव होगा वो अपनी बात को स्ट्रॉन्ग वे में भी मनवा सके। उसके बाद उसके पास नॉलेज होना चाहिए, जिस टॉपिक वो डिस्कस वो रिसर्च कंडक्ट करवा रहा है, डिस्कशन, उसका डीप नॉलेज उसके पास खुद भी होना चाहिए। तो फैसिलिटेटर का बड़ा एक वाइटल रोल होता है फोकस ग्रुप डिस्कशन के अंदर। फैसिलिटेटर प्ले इंपेरेटिव रोल टू कैरी आउट डिस्कशन एंड मेंटेनिंग अ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। यानी कि ये सारा बात जो है वो आपने कई दफा देखा होगा कि खास तौर पे जो पॉलिटिकल राइवल पार्टीज के दरमियान बैठे होते हैं लोग एक दूसरे के साथ, उनका की फोकस ग्रुप डिस्कशन चल रही होती है किसी भी टॉपिक पे, क्या होता है वो जो राइवल्स होते हैं वो आपस में वहीं पे लड़ना शुरू कर देते हैं। इवन हाथापाई तक, गालम गलोच तक भी बात जाती है अक्सर। तो यहाँ पे क्या होता है कि फैसिलिटेटर जो है वो एक रोल प्ले करता है, इंपेरेटिव रोल। उसने उस इन सारी सिचुएशन को, जो काउंटर सिचुएशंस हैं, वो काउंटर आर्गुमेंट भी आ रहे हैं, लोग एक दूसरे पे, होता यह है कि हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए कि जातियात तक लोग आ जाते हैं, फिर एक दूसरे के पर्सनल बातें जो है वो उनको अनवील करना शुरू कर देते हैं, उनको रिवील करना शुरू कर देते हैं, जो कि इस लेवल पे नहीं होना चाहिए। अगर किसी टॉपिक पे आप किसी से डिसएग्रीमेंट करते हैं, आप उसको, तो आपके पास ये स्किल होनी चाहिए कि आप उसको काउंटर आर्गुमेंट से खामोश करें, ना कि उसके जातियात पे हमला करके गालम गलोच करना शुरू कर दें। तो एनी हाउ बात हो रही है कि चूंकि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है और टीवी टॉक शोज बड़े पॉपुलर हैं, बहुत सारे लोग उनको हमें बीइंग अ सोशियोलॉजिस्ट हमें ये देखने भी चाहिए, या हमें एटलीस्ट सिचुएशंस का लाजमी पता होना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, पॉलिटिकली क्या हो रहा है, सोशली क्या हो रहा है, हम किस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं, हमारा कल्चर क्या है। एक सोशियोलॉजिस्ट को इन चीज़ों पे डीप ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए और डीप नॉलेज होना चाहिए। तो आप लोग जो टॉक शोज देखते हैं तो आप कई दफा देखा होगा कि लोग जो है वो राइवल ग्रुप जो है वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन में फैसिलिटेटर का रोल ये है कि उसने एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मेंटेन रखना है, क्रिएट भी करना है और मेंटेन भी रखना है। तो ये क्वालिटी फैसिलिटेटर या मॉडरेटर के अंदर होनी चाहिए कि वो हर तरह की सिचुएशन को हैंडल कर सके, और फिर ना सिर्फ सिचुएशन हैंडल कर सके बल्कि टॉपिक को, अगर देखें फैसिलिटेटर जो है उसका टॉपिक था कि इकोनॉमी, हम अपने मुल्क की इकोनॉमी कैसे बेहतर बना सकते हैं, ये एक टॉपिक है जिस पे ग्रुप ने डिस्कस करना है। अब ग्रुप जो है वहां पे आके जो ऑपोजिशन का जो लीडर बैठा है, वहां पे रिप्रेजेंटेटिव बैठा है, वो आके वहां पे बजाय इस पे कि ये बताने के कि हम इकोनॉमी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, वो गवर्नमेंट पे इल्जाम लगाना शुरू कर देता है कि जी उन्होंने ये किया और उन्होंने ये किया। तो अब ऐसी सिचुएशन में जो एक ऑब्जेक्टिव है उस डिस्कशन का, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ पे फैसिलिटेटर का रोल ये है कि उसने अपनी डिस्कशन को फ्रूटफुल वे में, जहाँ पे उसको उसका आंसर मिल सके, जिस पर्पस, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए वो ग्रुप को बुलाया गया है, वो अगर वही हासिल ना हो तो फिर तो कोई फायदा नहीं इतनी सारी मेहनत करने का। तो यहाँ पे ग्रुप फैसिलिटेटर का रोल ये भी होता है कि उसने ग्रुप डिस्कशन को एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू पे रखना होता है। अगर वो कोई बंदा इधर उधर डेविएट होता भी है तो उसने फौरी तौर पे इंटरवीन करके उसको वापस उस डायरेक्शन में लेके आना है जहाँ पे जो एक्चुअल टॉपिक है वो उस पे डिस्कशन हो। एन ऑब्जर्वर जब भी फोकस ग्रुप डिस्कशन होती है तो असल में वो जो पैनल स्टडी है या आपने बात की टॉक शोज की, तो वो जस्ट एक एग्जाम्पल तो है,
लेकिन एक्चुअल जो हमारे पास तो इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम टीवी पे बैठ के तो कैमरा रिकॉर्डिंग और ये सारी चीजें लगी हुई हैं। तो जब एक ऑर्डिनरी रिसर्चर जो है वो कोई ग्रुप फोकस ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट करता है तो वहां पे वो किस तरह से करता है, ये चीज इम्पोर्टेंट है। मसलन हम अगर मैं आपसे आप लोगों से चले, आप लोगों को मैं इंगेज करता हूँ, आप लोग एक एग्जांपल दें उस पैनल स्टडी से या टॉक शो से हट के। अगर आप एक मॉडरेटर हैं तो आप किस किस सिचुएशन में कोई फोकस ग्रुप डिस्कशन जो है इसको कंडक्ट कर सकते हैं? फोकस ग्रुप का कोई सेशन जो है वो आप सिचुएशन में कंडक्ट कर सकते हैं, या कौन सी सिचुएशन है ऑर्डिनरी लाइफ में जो आपको लगता है कि यहाँ पे फोकस ग्रुप डिस्कशन हो सकती है? तो ये आप लोगों के लिए ना अभी का एक छोटा सा असाइनमेंट है। एनी हाउ, ऑब्जर्वर जो है जब भी ये फैसिलिटेटर है इस तरह का फोकस ग्रुप डिस्कशन हो रही होती है तो उसके साथ एक ऑब्जर्वर भी होता है लाजमी, जो कि उसका असिस्टेंट का रोल प्ले करता है। ये टॉक शोज में वगैरह में तो नॉर्मली नहीं होता, उसमें एक ही एंकर पर्सन होता है जो कि इन चीजों को हैंडल कर रहा होता है, क्योंकि वहां पे सिचुएशन और होती है। लेकिन जब आप फील्ड के अंदर होते हैं और वहां पे आप फील्ड में आपने कोई फोकस ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट करना है इस सेशन, तो वहां पे क्या होता है कि एटलीस्ट एक ऑब्जर्वर जो है वो आपके साथ होता है। उसको ऑब्जर्वर भी कहा जाता है, असिस्टेंट भी कहा जाता है। एंड और अ नोट टेकर इज आल्सो प्रेजेंट। समटाइम उसके अलावा ऑब्जर्वर के अलावा एक नोट टेकर भी रखा जाता है जो कि नोट्स ले रहा होता है। अगर वो ना हो तो फिर जो ऑब्जर्वर या असिस्टेंट है वो नोट्स लेता है, क्योंकि नोट टेकर का होना जरूरी है। फिर वो जो ऑब्जर्वर है वो असिस्टेंट का रोल प्ले करते हुए वो फिर नोट भी ले रहा होता है साथ साथ में वो जो मेन मॉडरेटर है जो कि उस सारे सेशन का रूए रवां जिसको कह लें वो होता है, तो उसको वो साथ गाइड भी कर रहा होता है, असिस्ट भी कर रहा होता है, और उसकी बातों को फर्दर एक्सप्लेन भी कर रहा होता है। ये सारा असिस्टेंट का रोल होता है उस फोकस ग्रुप के अंदर। तो समटाइम मॉडरेटर के साथ दो बंदे होते हैं जिसमें एक ऑब्जर्वर का रोल प्ले करता है और एक पर्सन फिर नोट टेकर का रोल प्ले करता है। अगर दो ना भी हों तो एटलीस्ट एक पर्सन जरूर होता है जो कि ये सारे काम फिर परफॉर्म करता है। मीन सब्जेक्ट और फील्ड एजुकेशनल पॉलिसी वाइज इसकी एक बिल्कुल एक ऑर्डिनरी सी एग्जांपल ये है कि किसी भी गली मोहल्ले के अंदर कोई प्रॉब्लम अराइज हो गया है, कोई भी छोटा मोटा इशू अराइज हो गया है गली मोहल्ले के अंदर, तो आप 4-5 लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं कि यार हम बैठ के इस मसले पे डिस्कशन करते हैं और इसका कोई सोल्यूशन निकालते हैं कि इस मसले को हम किस तरह से टैकल कर सकते हैं। ये एक ऑर्डिनरी एग्जांपल है। या आप किसी गांव के माहौल में जाते हैं और वहां पे आपको पता नहीं है कि गांव के लोगों के एक्चुअल क्या क्या मसाइल हैं, तो आप 5-7-10 लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, उनको एक दायरे में बैठा देते हैं और आप उनसे पूछते हैं कि जी आपके आपके गांव में क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है और आपके लिहाज से और क्या क्या होनी चाहिए। यहाँ से आप बात स्टार्ट करते हैं तो लोग जो है बाकी वो हर एक अपनी राय देता है। तो ये सारी जो इस तरह की सिचुएशन है, एंटी क्राइम कंट्रोल करने के लिए किसी फोर्स के सीनियर्स का एक कॉन्फ्रेंस। जी बिल्कुल, वो तो जुल्फकासिम, ये तो सारी बातें बिल्कुल आपकी ठीक है, लेकिन मैंने बात ये की थी कि ऑर्डिनरी हमारे लेवल पे जो बात है, पता नहीं ये शायद आपका किसी एजेंसी से तो नहीं तल्लक, मतलब आर्मी वगैरह या पुलिस के महकमे से, क्योंकि आपकी हर बात जो है वो किसी ना किसी वे में फोर्स की तरफ डायरेक्ट करती है। उसके बाद ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग,
फोकस ग्रुप डिस्कशन में अगर फैसिलिटी अवेलेबल हो तो कोशिश ये की जाती है। अब तो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो कोई इशू नहीं रह गया, हर बंदे के पास मोबाइल मौजूद है, उसके अंदर इनफ स्पेस मौजूद है। लेकिन ये चूंकि थोड़ा मेथड पुराना है तो यहाँ पे इस तरह से ऑडियो वीडियो की उस वक्त फैसिलिटी हर जगह पे अवेलेबल नहीं होती थी, जबकि अब अवेलेबल है। तो यहाँ पे ये भी होता है कि फोकस ग्रुप डिस्कशन की कोशिश ये की जाती है कि इसको रिकॉर्ड कर लिया जाए, ऑब्जर्वर और नोट टेकर होते हुए भी रिकॉर्ड कर लिया जाए, ताकि बाद में जो चीजें मिस हो गई हैं, जो जिनकी रिमूवल ऑफ पब्लिक न्यूइसेंस इज एन एग्जांपल। जी बिल्कुल, आपने लॉ पढ़ा है ना, इसलिए आप न्यूइसेंस की बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट में। तो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ये इसकी एक एग्जांपल है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। बस इसके बाद आई थिंक एक ही स्लाइड है हमारी छोटी सी, ये बस छोटी सी एक ही स्लाइड है फोकस ग्रुप डिस्कशन की। ये अभी फोकस ग्रुप डिस्कशन को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। फोकस ग्रुप डिस्कशन गाइड इज यूज एज अ टूल। अब यहाँ पे ये भी मैं आपको फिर रिपीट कर दूं वो बात कि ना तो इन डेप्थ इंटरव्यू एक डाटा कलेक्शन टूल है और ना ही फोकस ग्रुप डिस्कशन एक डाटा टूल है। रादर ये दोनों मेथड्स हैं, मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। टूल जो इन दोनों में यूज किया जाता है उसके अंदर इन डेप्थ गाइड यूज की जाती है और इसके अंदर फोकस ग्रुप डिस्कशन गाइड यूज की जाती है एज अ टूल। फोकस ग्रुप डिस्कशन गाइड ये होती है उसके अंदर जो मेन, वही उसी तरह इन डेप्थ इंटरव्यू की तरह जो मेन एरियाज ऑफ डिस्कशन है, जो के टॉपिक जिस पे जो जो टॉपिक्स जो है वो डिस्कशन के अंदर लेके आने होते हैं मॉडरेटर ने, वो उसने उनको नोट डाउन किया होता है। तो फिर वो वन बाय वन उसके सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली अपने कोई ना कोई इस तरह का क्वेश्चन राइज करता है जिससे वो फिर डिबेट जो है वो उस तरफ चल पड़ती और फिर उस स्पेसिफिक पॉइंट पे डिस्कशन को वो लेके जाता है। बेसिकली तो जैसा कि हमने अभी देखा कि मॉडरेटर या फैसिलिटेटर का इसमें बड़ा रोल होता है। तो ये सारी जो डिस्कशन की कह लें कि बेस है या जो डिस्कशन का फ्रूट है वो मॉडरेटर के रोल पे ही है। अगर वो इंटरवेंशन नहीं करता, अगर वो आजाद छोड़ देता है ऐसे ही गुफ्तगू को, तो फिर कभी भी किसी आजाद गुफ्तगू से कोई फ्रूटफुल नतायज आप नहीं निकाल सकते। फिर हर बंदा अपनी ही कोई एक राय देगा, फिर आप उसको जो आप लेना चाह रहे हैं उससे फायदा, डिस्कशन से आप फायदा तो ये लेना चाह रहे थे कि आपको यहाँ के एक्चुअल प्रॉब्लम का पता चले। तो अगर आप इस तरह से उस लूजली छोड़ देंगे बातों को तो फिर आपको एक्चुअल प्रॉब्लम की समझ नहीं आएगी। आपको 1000 प्रॉब्लम्स हर एक बंदे से सुनने को मिलेंगे, जिसमें से फिर आपको ये चूज करना मुश्किल हो जाएगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। तो ये यहाँ पे मॉडरेटर का ये रोल होता है कि उसने फोकस्ड रहना होता है और उन जो ग्रुप डिस्कशन के बाकी मेंबर हैं उनको भी फोकस्ड रखना होता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव टू गेट इन डेप्थ ऑफ सम सोशल प्रॉब्लम। ज्यादातर ये किसी सोशल प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए फोकस ग्रुप डिस्कशन की जाती है, या किसी ऐसी सिचुएशन के बारे में जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। वही एक्सप्लोरेटरी टूल है ना, ये भी फोकस ग्रुप भी बेसिकली एक्सप्लोरेटरी टूल है। तो उस इन डेप्थ इंफॉर्मेशन लेने के लिए इन डेप्थ इंटरव्यू में क्या होता है कि आप 1-to-1 इंटरव्यू कर रहे हैं। इन डेप्थ फोकस ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि आपने एक ग्रुप को बुला लिया है और वो ग्रुप जो है वो अपनी राय दे रहा है। तो कई जगह पे फोकस ग्रुप डिस्कशन जो है ये बहुत ज्यादा फ्रूटफुल हो जाती है, यानी कि इवन आपके 10, 20, 30 इंटरव्यू भी मिलके उस एक ग्रुप डिस्कशन का मुकाबला नहीं कर पाते, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में ये होता है कि बात से बात जब निकलती, ज्यादा मेंबर होते हैं, ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू सामने आते हैं और उन पे
काउंटर अटैक भी फौरी तौर पे सामने आता है और फिर उसका कोई ना कोई आगे से फर्दर काउंटर रिएक्शन भी फौरी तौर पे सामने आता है, जिससे वो आपको बहुत ज्यादा इन डेप्थ इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। पार्टिसिपेंट्स आर इनकरेज टू एक्सप्रेस देयर व्यूज। इसके अंदर मॉडरेटर ये रोल प्ले करता है कि वो इनकरेज करता है सारे पार्टिसिपेंट्स को कि वो बोलें, वो अपने व्यूज दें, वो अपने आइडिया दें, जो जिस टॉपिक पे बात हो रही है उस टॉपिक के बारे में उनका जो भी नॉलेज है वो शेयर करें। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। लास्ट वन ऑफ द टू डे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ फोकस ग्रुप डिस्कशन। कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं, यानी कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि फोकस ग्रुप में असरअंदाज होती हैं या जो फोकस ग्रुप कंडक्ट करते हुए आपने जिनको मद्देनजर रखना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल है ग्रुप कंपोजिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडरेटर के लिए, रिसर्चर के लिए, कि ग्रुप को कंपोज कैसे करना है, यानी कि ग्रुप में किस तरह के लोगों को बुलाना है। तो कंपोजिशन करते हुए आपने किन बातों का ख्याल रखना है कि सोशियो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स जो हैं, जिसमें जेंडर, एज, उनकी इनकम लेवल, उनका जो कह लें कि कल्चर, ये सारी चीजें, उनका एजुकेशनल लेवल, ये कोशिश ये की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा सिमिलैरिटी हो उनके दरमियान। यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा ग्रुप मेंबर्स के अंदर तजादात होंगे, उनके एजुकेशन लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, अगर उनके जो इनकम लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, अगर उनके कल्चर में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, तो फिर आपका ग्रुप डिस्कशन कभी भी फ्रूटफुल नहीं हो सकती। ठीक है, तो होता यह है कि जब भी ग्रुप को कंपोज किया जाता है तो कोशिश ये की जाती है कि जितनी मैक्सिमम सिमिलैरिटी पॉसिबल है उतनी की जाए। और अगर ग्रुप किसी एक खास जेंडर पे बेस्ड है, मसलन सिर्फ मेल ही मेल है ग्रुप के अंदर, तो फिर ये कोशिश होनी चाहिए कि मॉडरेटर भी मेल ही हो, सेम जेंडर होना चाहिए। अगर ग्रुप जो है वो फीमेल ग्रुप है तो फिर उसका मॉडरेटर भी फीमेल ही होनी चाहिए। तो ये कोशिश की जाती है कि सिमिलैरिटी सोशियो डेमोग्राफिक एस्पेक्ट से पॉसिबल है वो उतनी रखी जाए। दूसरा, लेंथ ऑफ डिस्कशन। अब डिस्कशन की लेंथ जो है वो वेरी कर सकती है, बेसिकली टॉपिक पे भी डिपेंड करता है कि वो टॉपिक आपका क्या है। बाकी क्लास कल होगी। प्लीज सर, बस आज इतना काफी। जी सर, ये नदीम साहब, ये लास्ट स्लाइड है, मैंने अभी तो बताया कि ये लास्ट स्लाइड है, इसको तो हमने पूरा करना है बस आज। हमारा इंशाल्लाह डाटा कलेक्शन के प्राइमरी सोर्सेज आज खत्म हो जाएंगे। चले इस पे बाद में बात करते हैं, 2 मिनट इस पे कंप्लीट करते हैं। तो लेंथ ऑफ डिस्कशन जो है वो 60 to 90 मिनट्स आइडियली होती है। आपने देखा होगा कि टॉक शोज का भी नॉर्मली जो ड्यूरेशन है वो इतना ही होता है, 1 घंटे का होता है या 40-45 मिनट मिनिमम होता है। तो आइडियल जो टाइम है वो 60 to 90 मिनट्स है। अगर बहुत ज्यादा छोटी डिस्कशन है तो वो भी फ्रूटफुल नहीं होगी, और अगर बहुत ज्यादा लंबी है तो फिर उसको कवर करना और उसको कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल है। सिटिंग अरेंजमेंट जो भी कंडक्ट की जाती है फोकस ग्रुप, तो ये अरेंजमेंट यू शेप में होता है हमेशा। ये आप ध्यान में रखें कि एज ए मॉडरेटर अगर आपको कभी कहीं पे भी ऐसा फोकस ग्रुप डिस्कशन जो कंडक्ट करनी पड़ती है, तो आपने जो भी आपके मेंबर्स हैं, ग्रुप मेंबर, उनको आपके यू शेप में बिठाना है और आप सेंटर में बैठेंगे ताकि आप सबको देख भी सकें, सब पे आपकी नजर भी हो और सब लोगों की आप पे भी नजर हो। तो उसके बाद ग्रुप साइज, कि ग्रुप का साइज क्या हो। ग्रुप का साइज है, हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि आइडियल जो ग्रुप का साइज है वो 6 to 10 मेंबर्स है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा मेंबर होंगे तो फिर भी खिचड़ी पक जाएगी। अगर बहुत कम मेंबर होंगे, 2, 3 या 4, तो उससे क्या होगा कि आपके जो
डिस्कशन का जो टॉपिक है वो क्लियर उस तरह से नहीं हो सकेगा। उसके बाद है फोकस ग्रुप गाइड्स शुड बी स्पेसिफिक, नॉट टू मैनी टॉपिक्स। यानी कि आपने गाइड पे लिखा होता है ना कि आपने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं, तो वो भी स्पेसिफिक हो, 2-4 ही हो। ये नहीं कि आपने लिस्ट लंबी रखी हो तो फिर वो डिस्कशन जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं आएगी। मॉडरेटर का रोल जो इस पे हम बड़ी बात कर चुके हैं। फाइनल है इसमें इंपॉर्टेंट डेटा एनालिसिस के, ऐसी डिस्कशन का एनालिसिस किस तरह से आप करेंगे, क्योंकि क्वालिटेटिव डाटा है। अभी डाटा एनालिसिस मुझे नहीं पता कि इसके अंदर पार्ट है हमारे सिलेबस में, मैंने गौर नहीं किया। तो अगर है तो फिर हम इस पे कल या परसों में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि डाटा एनालिसिस क्वालिटेटिव के लिए क्या यूज किया जाता है और क्वांटिटेटिव के लिए। ये मेरे ख्याल में आपका स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये टॉपिक होगा डाटा एनालिसिस का। तो क्वालिटेटिव में थीमेटिक एनालिसिस किया जाता है। थीमेटिक एनालिसिस ये होता है कि थीम्स ड्रा किए जाते हैं। अगर मुझे कोई इस तरह की पॉसिबिलिटी हो ना तो मैं आपको अपना एक रिसर्च पेपर शेयर करूँ, उसके अंदर मैंने एक थीमेटिक एनालिसिस किया है। तो ये मैं अभी पूछूंगा कि मैं क्या कोई यहाँ पे अपना पर्सनल ईमेल या फोन नंबर शेयर कर सकता हूँ। अगर मुझे परमिशन दी गई तो फिर मैं आपको शेयर करूंगा। तो थीमेटिक एनालिसिस ये होता है कि जो बात हुई है, जो क्वालिटेटिव डाटा है, उसमें से थीम्स ड्रा किए जाते हैं। मसलन थीम्स से मुराद ये है कि उस थीम बात निकाली जाती है कि ये बातें सब में कॉमन थी। उन बातों को मदद रखकर एक थीम जनरेट किया जाता है, उसको कहते हैं थीमेटिक एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस ये होता है कि सब की बातों का जो कंटेंट है, जो जो बातें उन्होंने की, उनको एक ही जगह पे उनको कंबाइन किया जाता है और फिर जो सिमिलर बातें होती हैं उनको डिफरेंट तरीके से हाईलाइट किया जाता है। मसलन एक बात को पिंक हाईलाइट कर दिया गया, अगर वही बात दूसरे रिस्पोंडेंट ने भी की है फिर उसको भी पिंक हाईलाइट कर दिया, यानी कि डिफरेंट हाईलाइटर्स यूज किए जाते हैं इस तरह के कंटेंट को जज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए। क्योंकि 3 मिनट है, टेक्निकली मुझे नहीं पता कि इसके बाद, क्योंकि ये सेशन जो है मुझे तो यही बताया गया कि जैसे ही टाइम खत्म होगा तो सेशन ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। तो आज माय डियर स्टूडेंट्स, जुल्फकार मुमताज, आपकी जो टाइम है ना वो थोड़ा डिफरेंट है हमसे। आई डोंट नो कि कैसे, लेकिन स्टैंडर्ड टाइम जो है 8:28 हो चुके हैं इस वक्त। 2 मिनट बाकी है आज के सेशन में। तो आज हमारा जो ये वाला जो सेशन है, हम लास्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं जिसमें एनी क्वेश्चन है और आप लोगों का थैंक्स है। ये स्लाइड्स अवेलेबल है, आप इनको डाउनलोड करें। कल हम इंशाल्लाह मिलेंगे सेकेंडरी डाटा सोर्सेज के साथ। तो सेकेंडरी डाटा सोर्सेज में हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस ही होता है, डॉक्यूमेंट के कौन कौन से सोर्सेज हैं और उनको आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, वो हमारा टॉपिक होगा। और उसके साथ आई थिंक के हमारे लेवल ऑफ मेजरमेंट्स होगा। लेवल ऑफ मेजरमेंट जो है कि हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये है कि आज ये जो 3 टॉपिक्स हमने कवर किए इस स्लाइड के अंदर, इसमें हमने जो डाटा कलेक्शन के टूल्स पढ़े हैं, अगर इनसे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो यू आर वेलकम। बाकी आप लोगों का फीडबैक वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है मेरे लिए कि किसी भी लेवल पे अगर आपको बात की समझ नहीं आ रही, अगर आपको लगता है कि यहाँ इस तरीके से इसमें इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, तो वो आप ज़रूर सजेस्ट किया करें। आई विल ट्राई कि मैं उनको मतलब अडॉप्ट करने की कोशिश करूं। तो इंशाल्लाह बाकी हमारे 2 लेक्चर्स हैं फर्दर। 60% हमारे कवर हो चुके हैं, 60% से शायद ज़्यादा ही लेक्चर हमारा कवर हो चुका है। 4 दिन हो गए और 2 लेक्चर्स हमारे बाकी हैं। तो ओवरऑल आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, विशेस है। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको ऑर्डिनरी वे में पढ़ाऊं
इस तरह से कि आप कल को अगर एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा टाइम, मुझे ये पता है क्योंकि मैं खुद इस सिचुएशन से गुजरा हूँ कि जो ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हैं वो नॉर्मली एंगेज होते हैं, किसी ने कोई जॉब कर रहा होता है, कोई हाउस वाइफ्स होती हैं, उनकी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो उनके लिए बहुत टफ होता है ज़्यादा टाइम निकाल के पढ़ना और ये सारी सिचुएशन को करना, कंप्लीट करना। तो इसीलिए मेरी कोशिश ये होती है कि इस तरह से क्रिस्प हो कि अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं भी मिल पाता पढ़ने के लिए तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपके ज़हन में हों ताकि आप एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ उसका आंसर कर सकें। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 8:30 हो गए हैं। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं तो फिर हम इजाज़त लेते हैं एक दूसरे से, और कल इस चीज़ के साथ फिर इंशाल्लाह अगर कोई फर्दर उसमें कोई इम्प्रूवमेंट हो सकती हुई शेयर करने की पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो मैं फिर आप लोगों को अपना नंबर भी शेयर कर दूंगा। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।